बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द गुड लायर। वक्त होता है सन 2009 का, जहां पर हमें लंदन में एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो डेटिंग साइट के थ्रू एक लेडी से मिलने के लिए जाता है। ये दोनों आपस में बात करते हैं। लेडी उसे बताती है कि उसके हस्बैंड की और बेटे की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसके साथ उसका ग्रैंडसन रहता है। ये लेडी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। ओल्ड मैन भी अपने बारे में बताता है कि मेरा एक बेटा है, लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं रहता। और बातों बातों में वो कहता है कि जो मैंने नाम तुम्हें अपना बताया था वो मेरा असली नाम नहीं है, मेरा असली नाम रॉय है। ये सुनने के बाद वो लेडी कहती है कि मैंने भी तुम्हें अपना असली नाम नहीं बताया था, मेरा असली नाम बेटी है। और ये दोनों एक दूसरे का सच जानने के बाद बहुत हंसते हैं। इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। और इस मीटिंग के बाद रॉय को दिखाया जाता है जो एक क्लब में जाता है, जहाँ पर उसका दोस्त विंसेंट पहले से दो आदमियों के साथ बैठा होता है। वो उन्हें बिजनेस की एक स्कीम बता रहा होता है जिसमें पैसे डबल हो जाएंगे। और अब रॉय उन्हें बताता है कि मैं एक बिजनेसमैन को जानता हूँ जो इसमें 8 लाख पाउंड इन्वेस्ट कर रहा है, और अगर हम चारों मिलकर 2-2 लाख इसमें इन्वेस्ट करें तो हम भी उसकी बराबरी की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जल्दी हम सबका पैसा डबल हो जाएगा। वो दोनों रॉय की बात से कन्विंस्ड हो जाते हैं और इसके बाद रॉय अपने घर को एक ऑफिस में कन्वर्ट कर देता है, जहाँ पर उसका दोस्त विंसेंट और वो दोनों आदमी आते हैं जो इनकी स्कीम में 2-2 लाख पाउंड इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पर वो 2 रशियंस भी आ जाते हैं जो 8 लाख पाउंड इन्वेस्ट करने वाले हैं। रशियंस रॉय से पूछते हैं कि हमारा प्रॉफिट हमें कब तक मिल जाएगा। रॉय कहता है कि बहुत ही जल्द, हम सारे पैसों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे और 1 हफ्ते के अंदर आपको आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। इनके पास यहाँ पर एक डिवाइस होता है जिससे सब अपने अपने अमाउंट को एक ही अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और जब रशियन ऐसा करने वाला होता है तभी वो 2 इन्वेस्टर जो 2-2 लाख पाउंड इन्वेस्ट करने वाले होते हैं वो रशियन से कहते हैं कि तुम अपने प्रेसिडेंट को इसमें से कितना कमीशन दोगे। रशियन को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो बिना पैसे ट्रांसफर किए वहाँ से निकल जाता है। रॉय उन दोनों से कहता है कि हमें उन्हें दोबारा मनाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ रॉय अब बेटी से मिलने के लिए जाता है। दरअसल इन्हें एक रेस्टोरेंट जाना था, पर वो रेस्टोरेंट अब बंद हो चुका होता है। यहाँ पर रॉय जानबूझकर छड़ी के सहारे चल रहा होता है। तो बेटी से कहता है कभी कभी मेरे घुटनों में दर्द होता है। और अब बेटी उसे अपनी नई गाड़ी दिखाती है जिसमें दोनों के दोनों बेटी के घर पर आ जाते हैं। बेटी का घर बहुत ही आलीशान होता है जिसे रॉय बहुत ध्यान से देखता है। बेटी इसके बाद रॉय के लिए डिनर भी बनाती है और ये दोनों बातें करते हुए एक दूसरे के साथ डिनर करते हैं। कुछ देर बाद बेटी का ग्रैंडसन विंसेंट भी घर पर आ जाता है जो रॉय को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। डिनर के बाद ये दोनों के दोनों रॉय को उसके घर पर छोड़ने के लिए जाते हैं। बेटी रॉय से पूछती है कि आप कौन से फ्लोर पर रहते हैं। रॉय कहता है कि टॉप फ्लोर पर। बेटी जानती है कि उसके घुटनों में दर्द है और वो देखती है कि उसे ऊपर चढ़ने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, इसीलिए बेटी रॉय से कहती है कि तुम हमारे साथ हमारे घर पर स्टे करने के लिए आ जाओ। रॉय अपना सामान लेकर बेटी के घर पर आ जाता है और अगली सुबह जब वो कॉफी पी रहा होता है तभी वो सामने एक लड़के को गाड़ी में देखता है जो उसी पर नजर रख रहा होता है, पर इससे पहले कि वो कुछ जान पाता वो लड़का वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद रॉय विंसेंट से कहता है कि मुझे काम से बाहर जाना है, क्या तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़ दोगे। विंसेंट उसे एयरपोर्ट छोड़ देता है, पर विंसेंट के वहाँ से निकलने के तुरंत बाद वो एयरपोर्ट के दूसरे दरवाजे से कपड़े बदल कर बाहर निकलता है और अपने घर पर जाता है जहाँ पर उसने मीटिंग रूम बना रखा होता है। और एक बार फिर से वही सारे के सारे इन्वेस्टर्स वहाँ पर आते हैं जो पिछली बार आए थे। रशियंस भी वहाँ पर होते हैं जो पिछली बार नाराज होकर वहाँ से चले गए थे। और अब जो 2 इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी पिछली बार की बातों के लिए गलती कबूल करते हैं और इसके बाद वो अपने अमाउंट को जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। रशियंस भी अपने अमाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं, जिसके बाद ये सब के सब बहुत खुश होते हैं। और इस खुशी में रशियन उस आदमी को जिसने इन्वेस्ट करने के लिए डबल करने के लिए पैसे लगाए हैं उसे अपने गले से लगाते हैं। और उस आदमी को एहसास होता है कि ये जो रशियन है ये कोई इन्वेस्टर नहीं है बल्कि ये पुलिस का आदमी है, क्योंकि उसके कपड़ों के अंदर उसे वायर्स महसूस होती हैं। इन्वेस्टर जिसका नाम ब्रायन है उस रशियन से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे टाइट पकड़ लेता है और तभी पुलिस के सायरन की आवाज आती है। रॉय जब नीचे देखता है तो पुलिस की गाड़ी होती है। इसके बाद इन्वेस्टर ब्रायन जिसने अपने साथी के साथ मिलकर पैसे ट्रांसफर किए वो यहाँ से भागने लगते हैं। वो देखते हैं कि रॉय को हार्ट अटैक आया है,
इसीलिए वो दोनों के दोनों पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं और उनके भागने के बाद रशियन इन्वेस्टर्स को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाते हैं क्योंकि वो रॉय के लिए काम करते हैं। साथ ही पुलिस भी नकली होती है। रॉय को कोई हार्ट अटैक नहीं आया होता। दरअसल ये पूरा का पूरा उनका एक जाल था, जिस जाल में इन्होंने ब्रायन के और उसके साथी के पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए और यही रॉय का काम है। दरअसल वो एक कॉन आर्टिस्ट है। वो लोगों की आइडेंटिटीज को बदलकर उनके अमाउंट को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेता है और उसने इन दोनों लोगों को, ब्रायन के और उसके साथी को, पूरी तरह से लूट लिया है। ये सब के सब इस जीत का जश्न मनाते हैं। अब कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है कि रॉय और उसका साथी विंसेंट एक बूचर शॉप में जाते हैं जहां पर शॉप का ओनर होता है और ये ओनर वही रशियन होता है जो इन्वेस्टर बनके इनकी टीम में शामिल हुआ था। दरअसल अब ये पैसे ज्यादा मांग रहा होता है, इसीलिए रॉय अपने दो लोगों को बुलाता है जो उसके हाथ को जख्मी कर देते हैं। इससे पता चलता है कि रॉय कितना खतरनाक है। इसके बाद रॉय अपने साथी विंसेंट को लेकर बेटी के घर पर जाता है और जब बेटी वहाँ पर आती तो बताता है कि ये मेरा इन्वेस्टर प्लानर है। मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टी, जितना भी अमाउंट है, मैं चाहता हूँ कि उसका कुछ हिस्सा मैं तुम्हारे नाम भी करवा दूं। दरअसल वो अपनी विल की बात कर रहा होता है। बेटी कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें अपने बेटे के नाम सब कुछ करना चाहिए। अब विंसेंट बेटी से इन्वेस्टमेंट की बात करना शुरू कर देता है और बातों ही बातों में वो बेटी से निकलवा लेता है कि उसके पास 2 मिलियन पाउंड्स है, यानी कि 20 लाख पाउंड्स है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इसके बाद विंसेंट बेटी से कहता है क्यों ना तुम इन सब पैसों को इन्वेस्ट कर दो, 5 साल में डबल हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें और रॉय को दोनों को अपने पैसों को एक ज्वाइंट अकाउंट में डालना होगा, इससे तुम टैक्स से भी बच जाओगे। बेटी कहती है कि इतना बड़ा फैसला लेने के लिए मुझे थोड़े वक्त की जरूरत है और वो उनकी बात पर एग्री नहीं करती। रात को बेटी जब फ्रिज से पानी निकाल रही होती है तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। वो जोर से चिल्लाती है। रॉय वहाँ पर आता और देखता है कि बाहर गमला टूटा हुआ है। वो समझ जाता है किसी न किसी ने घर के अंदर आने की कोशिश की थी, लेकिन वो कौन है उसे कुछ नहीं पता। अगली सुबह बेटी, रॉय और विंसेंट बैठे होते हैं और तभी विंसेंट रॉय को कहता है कि जो पैसे तुमने इन्वेस्ट किए थे उसमें तुम्हें 20,000 पाउंड्स का प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पर बेटी का ग्रैंडसन विंसेंट भी आ जाता और जब उसे इन सब चीजों के बारे में पता चलता है तो वो अपनी ग्रैंड मदर बेटी से कहता है कि पिछली बार जब हम रॉय को यहाँ पर लाए थे तो वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और अब वो पूरी तरह से ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप किसी पर भी विश्वास करो और अपने पैसों को ज्वाइंट अकाउंट में डालो। इस बात से विंसेंट ऑफेंड होकर यहाँ से चला जाता है। बेटी को भी इस बात से बुरा लगता है, लेकिन रॉय उन दोनों को समझा देता है। और अब रॉय कुछ दिनों बाद बेटे से कहता है कि मुझे जो 20,000 पाउंड्स का प्रॉफिट हुआ है, मैं सोचता हूँ कि 10,000 पाउंड्स उनमें से मैं स्टीवन को दे दूं और बाकी के 10,000 पाउंड से हम घूमने के लिए जाएं। बेटी को उसकी बात ये बहुत अच्छी लगती है। बेटी कहती है कि हम बर्लिन जाएंगे। हालांकि शुरू में वो बर्लिन नहीं जाना चाहता था, लेकिन बाद में वो मान जाता है। और जब रॉय बेटी के साथ घूम रहा होता है तभी वो देखता है कि उसका पीछा ब्रायन कर रहा है, वही इन्वेस्टर जिसके पैसे उसने विंसेंट के साथ मिलकर अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए थे। वो बेटी से कहता है कि तुम यही रुको, मैं भी आता हूँ। और खुद वो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में चला जाता है जहाँ ब्रायन उसका पीछा कर रहा होता है। और जब सब के सब पैसेंजर्स मेट्रो ट्रेन में चढ़ जाते हैं तो ब्रायन उसके पास आता है। वो कहता है कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारा पैसा नहीं है। और तभी रॉय देखता है कि पीछे से मेट्रो आ रही है और वो ब्रायन को मेट्रो के आगे धक्का देकर वहां से निकल जाता है और एक बार फिर से बेटी के पास आ जाता है। इसके बाद ये दोनों के दोनों बर्लिन पहुंच जाते हैं। वहां पर स्टीवन भी आ जाता है। रॉय स्टीवन को देखकर हैरान होता है। बेटी कहती है कि वो इस जगह को अच्छे से जानता है, इसीलिए बर्लिन को एक्सप्लोर करने में वो हमारी मदद कर सकता है। और अब स्टीवन इन दोनों को एक होटल में ले जाता है जो कि बहुत ही पुरानी बिल्डिंग होती है और उस बिल्डिंग को देखकर रॉय घबरा जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो पहले से इस जगह को जानता हो। स्टीवन इन दोनों को एक फ्लैट में ले जाता है और कहता है कि रॉय पहले यहाँ पर आ चुके हैं, मैंने इनके सर्विस रिकॉर्ड्स देखे हैं जिसमें लिखा है कि इस फ्लैट में विजिट कर चुके हैं। अब रॉय इन दोनों को बताता है कि जैसा कि मैंने बताया था कि मैं ब्रिटिश आर्मी में काम किया करता था। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के 3 साल बाद मैं यहाँ पर आया था। मुझे रशियन नहीं आती थी, इसलिए मैंने एक रशियन सोल्जर को हायर किया जो पहले रशियन आर्मी के लिए काम किया करता था। उसका नाम हैंस था। वो मेरे लिए काम करने लगा और एक दिन हमें पता चला कि यहाँ पर एक नाजी सैनिक छुपा हुआ है। उसे पकड़ने के लिए यहाँ पर आए, लेकिन उसे पता चल गया, इसीलिए उसने हम पर हमला कर दिया। हमारे आपस में मुठभेड़ होने लगी जिससे कि हैंस को गोली लग गई और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद मैं यहाँ से निकल गया। स्टीवन कहता है कि ऐसा नहीं था। दरअसल जिस आदमी ने गोली चलाई थी, जिसे पकड़ने के लिए आप लोग आए थे, वो पकड़ा गया था और उसने बयान दिया था कि जो आदमी मारा गया था वो ब्रिटिश सोल्जर था, यानी कि रॉय था, और हैंस बच गया था।
और अब रॉय यहाँ पर पूरा सच बता देता है। वो कहता है कि ये सच है, उस दिन वो ब्रिटिश सोल्जर मारा गया था और मैं बच गया था। उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया था, इसीलिए मैंने तय किया था कि मैं उसकी आइडेंटिटी को अपना लूंगा और उस दिन मैं हैंस से रॉय बन गया। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, इसीलिए किसी ने मेरे ऊपर शक नहीं किया। मैं लंदन आ गया और इंग्लिश मैन बनकर जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया। स्टीवन कहता है कि तुम एक जर्मन हो, तुमने पता नहीं कितने क्राइम किए होंगे, इसीलिए हम तुम पर विश्वास नहीं कर सकते। वो कहता है कि मैंने पिछले 50 सालों में कोई भी क्राइम नहीं किया। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त जो भी हुआ वो दोनों देशों की तरफ से हुआ था, उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। और अब बेटी ये सारी बातें सुनने के बाद अपने ग्रैंडसन से कहती है कि तुम चुप रहो, यहाँ से चले जाओ। स्टीवन अपनी ग्रैंड मदर को समझाने की कोशिश करता है कि हमें इसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन बेटी स्टीवन की बात नहीं मानती और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। रॉय बहुत ज्यादा अपसेट हो गया होता है। बेटी उसे कहती है कि तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जब भी मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ मैं खुश रहती हूँ, मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होता। अब हमें वापस लंदन जाना चाहिए, वहाँ पर तुम विंसेंट को बुला लेना। मैंने तय कर लिया है कि हम दोनों के दोनों अपने सारे पैसों को एक जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, जैसा कि विंसेंट ने हमें कहा था। और इसके बाद ये सब के सब लंदन वापस आ जाते हैं, जिसके बाद विंसेंट इनके घर पर आता है और जॉइंट अकाउंट के पेपर्स पर इनके साइन करवाता है। वो इन्हें कीपैड्स भी देता है जिससे ये अपने पैसे को ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले रॉय अपने सारे के सारे पैसे ट्रांसफर कर देता है और इसके बाद बेटी भी। और ये दोनों कीपैड का पासवर्ड लिलीज रखते हैं। दरअसल इस पासवर्ड और इस कीपैड के बिना ये पैसों को ट्रांसफर नहीं कर सकते। और अब यहाँ पर ये दोनों के दोनों खुश हैं। तभी रॉय को विंसेंट का कॉल आता है जो रिसीव नहीं करता। बेटी उससे पूछती है कि किसका कॉल था। वो कह देता है कि मेरे बेटे का, वो लंदन में मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन मैं उससे मिलना नहीं चाहता। बेटी उसे फोर्स करती है कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए। रॉय उसकी बात मान जाता है और अपना सामान पैक करता है। वो अपने बैग में कपड़े रखता है और बेटी से कहता है कि मुझे शायद रात को वहाँ पर रुकना होगा। उसने कीपैड भी बैग में रख लिया होता है। बेटी कहती है कि तुम अपने लिए पानी भी रख लो और वो किचन में पानी लेने के लिए जाता है। इसके बाद ये दोनों के दोनों रेलवे स्टेशन में जाते हैं, जहाँ पर बेटी उसे सी ऑफ करती है और यहाँ से रॉय निकल जाता है। रॉय रात को होटल के अपने कमरे में बैठा होता है। दरअसल उसने बेटी के सारे पैसों को हड़प लिया है। वो अपने बैग से अब कीपैड निकाल कर सारे पैसों को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता है, लेकिन जब वो बैग खोलता है तो उसके अंदर कीपैड नहीं होता। इस बात से वो पूरी तरह से बौखला जाता है। बैंक में कॉल करता है और कहता है कि मैं अपने सारे फंड्स को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता हूँ। और बैंक का कस्टमर केयर उसे बताता है कि बिना कीपैड के आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपका कीपैड खो गया है तो हम आपको नया कुरियर कर देंगे, लेकिन ऐसा करने में कुछ दिन लग सकते हैं। और अब रॉय को एहसास हो जाता है कि उसे वापस किसी भी कीमत पर बेटी के घर जाकर अपना कीपैड लाना होगा। और वो रात को ही बेटी के घर पहुंच जाता है और जब वो घर के अंदर जाता है तो देखता है कि घर पूरी तरह से खाली होता है। वहाँ पर कोई भी फर्नीचर नहीं होता। बेटी सामने चेयर पर बैठी होती है और उसके हाथ में कीपैड होता है। रॉय उससे कहता है कि मेरी फ्लाइट छूट गई थी, इसीलिए मैं वापस आ गया। तभी बेटी के हाथ में जो कीपैड होता है वो उसका एक बटन दबाती है। रॉय कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। रॉय को बताती है कि मैंने अपने ज्वाइंट अकाउंट में लॉगिन कर रखा है और तुम्हारे हर एक झूठ के साथ मैं 50,000 पाउंड्स को अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। रॉय कई सारे झूठ बोलता है ताकि वो बेटी को यकीन दिला सके कि वो एक सच्चा इंसान है, लेकिन हर एक झूठ के साथ बेटी बटन दबाती है जिससे 50,000 पाउंड्स उसके पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे होते हैं। और अब रॉय हार मान जाता है। वो बताता है कि उसका कोई भी बेटा नहीं है। रॉय पूरी तरह से हार मानने के बाद बेटी से पूछता है कि तुम कौन हो। बेटी कहती है कि दीवार पर लगी उस पेंटिंग को देखो जो लिली फूल की होती है। और जब वो बार बार लिली के फूल को देखता है तो उसके दिमाग में लिली नाम आता है और उसे याद आता है कि सन 1943 में वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त जब वो बर्लिन शहर में था तो वो एक बहुत बड़े व्यापारी की बेटी को इंग्लिश पढ़ाने के लिए जाता था, जहाँ पर लिली को उससे प्यार हो गया था। और एक बार जब वो घर पर लिली का इंतजार कर रहा होता है तभी उसे म्यूजिक की आवाज आती है और जब वो अंदर जाता है तो वहाँ पर लिली की 3 सिस्टर्स होती है जो डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। उन्हीं में से एक रॉय को, जिसका असली नाम हैंस है, अपने साथ डांस करने के लिए कहती है। डांस करते करते हैंस उससे बदतमीजी करता है, जिसके बाद वो उसे धक्का देकर वहाँ से निकलने के लिए कहती है। इसके बाद वो उस कमरे में आ जाता है जहाँ पर लिली होती है। हैंस यानी कि रॉय लिली की बहनों का अपमान का बदला लेने के लिए लिली के साथ जबरदस्ती कर देता है, लेकिन लिली ये बात अपनी मॉम को नहीं बताती। और जब हैंस नीचे जाता है तो देखता है कि लिली की तीनों बहनें अपने पिता के साथ वहाँ पर खड़ी है। दरअसल उन्होंने हैंस के बारे में सब कुछ बता दिया होता है। इसके बाद लिली के पिता हैंस को अपने घर से बेइज्जत करके निकाल देते हैं। हैंस इस बात का बदला लेने के लिए उन्हें बदनाम कर देता है कि वो ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ मिले हुए, वो एक देशद्रोही हैं।
और इस वजह से उसके पिता को फांसी की सजा दे दी जाती है। और प्रेजेंट टाइम में रॉय और फैंस जो कि बेटी के सामने होता है, उसे समझ में आ जाता है कि बेटी ही लिली है। लिली उसे बताती है कि मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरी मॉम ने भी अपनी जान ले ली थी। इसके कुछ सालों के बाद वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हो रहा था तो मेरी तीनों की तीनों सिस्टर्स एक ब्लास्ट में मारी गई, लेकिन मैं बच गई। और अब यहाँ पर रॉय ने अपना पूरा का पूरा जुर्म इकबाल कर लिया है और बेटी ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया होता है। वो कहती है कि तुम्हारे जुर्म का ये पूरा का पूरा सबूत मेरे पास है। बेटी कहती है कि मेरा पोता स्टीवन एक बहुत अच्छा रिसर्चर है, उसने रिसर्च करके तुम्हारी पूरी क्राइम हिस्ट्री का पता लगा लिया था। बचपन में तुम्हारा एक लॉकेट मेरे पास था, जिस लॉकेट को लेने के लिए मैं अपने पुराने घर गई थी। उस लॉकेट में तुम्हारे बाल थे और मैंने उन बालों की मदद से तुम्हारा डीएनए टेस्ट किया, जिससे हमें पता चल गया कि तुम ही हैंस हो। और अब हम कानून को भी ये बात साबित कर सकते हैं। वो बताती है कि विंसेंट भी हमारे साथ मिल चुका है, क्योंकि स्टीवन ने पहले उसे समझा दिया था कि अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो तुम भी जेल जाओगे। साथ ही बेटी उसे ये भी बताती है कि स्टीवन मेरा पोता नहीं है, मेरा पोता वो है जिसे तुमने घर के बाहर कई बार गाड़ी में देखा था, जिसके बारे में तुम कंफ्यूज थे कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। स्टीवन और मेरा ग्रैंडसन दोनों दोस्त हैं, उन दोनों ने मेरी इसमें बहुत मदद की। और अब वो उसे कीपैड देकर वहाँ से निकलने लगती है। उसमें अब भी 1,00,000 पाउंड्स होते हैं। ये देखकर रॉय पूरी तरह से आग बबूला हो जाता है। वो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी बेटी किसी को कॉल करती है और अगले पल यहाँ पर 2 आदमी आ जाते हैं, जिसमें से एक आदमी वो होता है जो रशियन बनकर उसके साथ गया था, जो पहले उसके लिए काम किया करता था। और साथ में दूसरा आदमी उन 2 इन्वेस्टर्स में से एक होता है जिनके पैसे रॉय ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए थे, जिसमें से एक को मार चुका होता है। बेटी जाने से पहले इन्वेस्टर को कहती है कि इस कीपैड के अंदर उतने पैसे हैं जितने पैसे इसने तुम्हें वापस देने हैं, अगर तुम चाहो तो वापस ले सकते हो। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है और जब वो घर से दूर जा रही होती है तो उसे रॉय की यानी कि हैंस की चीखने की आवाजें आ रही होती है, जिसे इन्वेस्टर बुरी तरह से मार रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रॉय अब एक हॉस्पिटल में है, उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका है। उसका साथी विंसेंट वहाँ पर उससे मिलने के लिए आता है, जिसे देखकर रॉय को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं कर सकता। और इस कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि लिली यानी कि बेटी अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। और इस तरह से रॉय जिसने हमेशा दूसरों को धोखा दिया, उसे भी उसकी जिंदगी में अपनों से सिर्फ धोखा ही मिला और इस तरह से बुराई का बुरी तरह से अंत हुआ। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।